यस मैम, स्लाइड विजिबल है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्योंकि मुझे नो आवाज मैम, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, मतलब एक्चुअली मुझे बहुत धीमा आवाज सुनाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रही कि मेरी आवाज धीरे यस मैम, रहती है। आवाज आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। Mental health and anxiety, its importance in today's time with homeopathic approach. तो आइए आज हम लोग होम्योपैथी के साथ मेंटल हेल्थ को समझे, खासकर एंजाइटी लेवल्स के साथ में हम लोग इसे समझते हैं कि हम लोग होम्योपैथी सिद्धांत के साथ होम्योपैथी इसके कौन कौन सी मेडिसिन और हम अपने लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करके हमारा एंजाइटी लेवल को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंटल हेल्थ को समझते हैं कि मेंटल हेल्थ आखिर है क्या। मेंटल हेल्थ का डिफिनेशन है कि मेंटल हेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग। तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वैसी भावनात्मक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सामाजिक संबंधों के संयोजन से बनता है जो उसके जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो इसको हम लोग हमारा ये जो पिक्चर है उसको पिक्चर के थ्रू मैं एलोबरेट कर रही हूँ। वेलबींग कोई भी व्यक्ति का पूरा फिजिकल हेल्थ और उसका पूरा लाइफ जो है हेल्दी होता है। मीन्स होता है कि वो पूरी तरह से अपने लाइफ को फिजिकली वो अपने लाइफ में वो हेल्दी हो। फिजिकल हेल्थ मीन्स व्यक्ति कोई भी फिट एंड फाइन हो, बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त हो। और उसका मेंटल हेल्थ में जिसमें उसकी एक सारी भावनाएं, विचार, जो भी मीन्स उसको वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, सारा कुछ उसमें इंक्लूड हो। मीन्स मेंटली हेल्दी, फिट और फाइन भी हो, चुस्त और तंदुरुस्त भी हो। भावनात्मक जो मैंने बताया इमोशनल वेलबींग मीन्स उसकी जो भावनाएं हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, समाज के साथ उसका जो संबंध है उसमें उसका क्या जुड़ाव है और वो कैसे अपना उसमें कंट्रीब्यूट करता है, इस सब का होना बहुत जरूरी है। पर्सनल रेजिलेंस से मीन्स कोई भी परिस्थिति, कैसा भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, उसमें उसको सामना करने की उसमें क्षमता होती है। और जैसे उसके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाएगा, उससे वो डट कर सामना भी करेगा और उससे बाहर भी निकलेगा, एटलीस्ट उसमें उभरने की क्षमता भी होगी। तो और इसके साथ साथ ये हमारा कि इससे होगा क्या कि हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस जो होगी, ये हमारे सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएगा। हमारे सेल्फ अवेयरनेस मीन्स हमारे अपने प्रति जागरूक होंगे, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होगा, हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी जो कि हम लोग किसी बात को कैसे निर्णय ले सके, इसके वो हमारे अंदर इसका विश्वास हमारा बढ़ जाएगा। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा कि हम लोग किस सिचुएशन में कैसे बहुत ज्यादा हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, कहाँ पर हमें क्या बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अपने कोई भी व्यक्ति का, कोई भी फैमिली मेंबर हो, कोई भी फ्रेंड्स हो, या उसका जो भी सोसाइटी में वो रहता है उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, वो सब से इमोशन बैलेंस बनाकर रहेगा। उसका सब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, उसमें पॉजिटिव सोच रहेगी और डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं, डिसीजन एबिलिटी उसके अंदर होगी, सेल्फ केयर करेगा। तो इसको जैसे हमने पिक्चर में दिखाया भी है, वेल बीइंग, स्ट्रेस अवेयरनेस, वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी लाइफ में जो वो कोई भी काम करेगा बैलेंस बनाकर चलेगा, सेल्फ अवेयरनेस भी रहेगी, पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा। पर्सनल रेजिलेंस को मैंने बताया कि कोई भी कठिन परिस्थिति होती है उसको उसमें सामना करने की उसमें कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। इंकरेजमेंट, उसमें साहस होगी, खुशी होगा, हैप्पीनेस है। तो मेंटल हेल्थ मतलब व्यक्ति की वैसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें अपने विचारों
और भावनाओं को, इवन अपना व्यवहार जो उसका होता है, वो सबको कंट्रोल करने की उसमें एबिलिटी होगी, जिससे वो अपने लाइफ को हैप्पीली मैनेज कर सकता है, वो अपने लाइफ में खुश हो सकता है। उसमें तरह तरह के आइडियाज आएंगे, बहुत तरह के आइडियाज आएंगे, थॉट्स आएंगे, विचार बहुत सारे मन में आएंगे, बहुत सारे इमोशंस भी होंगे, बहुत सारे बिहेवियर्स होंगे, उनको सबको कंट्रोल करने की उसमें एबिलिटी होगी। तो मेंटल हेल्थ आज हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसका सीधा इफेक्ट हमारे हेल्थ पे, रिलेशन पे और हमारे डेली एक्टिविटी पर पड़ता है, लाइफ पर पड़ेगा। और जब हम मेंटली हेल्थी नहीं होंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। बीमार होंगे तो बहुत क्या क्या उसका हमारा, उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, हमारा एंजाइटी बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हमें हम लोग को होने लगेगी, जिसका सीधा असर हमारे फिजिकल हेल्थ, जैसे ही हम लोग बीमार, मेंटली बीमार पड़ेंगे, हमारा उसका फिजिकल हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो वो इफेक्ट कैसे दिखेगा, हम लोगों को फिजिकल चेंजेस दिखने लगेगी, हमारा हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स होने लगेंगे, बीपी हमारा रेज कर जाएगा, हमारा हड्डा में क्या होगा, डायबिटीज भी हो सकती है, बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, और उससे क्या होगा, हमारे, मैंने अभी बताया कि हमारे रिलेशंस को वो अफेक्टेड करेगा। अफेक्टेड कैसे होगा, वो कैसे प्रभावित करेगा, हम फैमिली फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, हम अनईजी फील करेंगे, और तो मैं कहीं भी रहेंगे, जो भी मेरा वर्क स्पेस है, जो प्लेस है, उस पर हम काम कर नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, चाहे ऊपर हम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज हो, या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या कोई भी हमारा डेली एक्टिविटी जो भी होगा, उस सब को करने में हमें डिफिकल्टीज होगी। तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये लूज हो जाएगा, और ये लूज होने से क्या होगा, हमारे अंदर निगेटिविटी डेवलप करने लगेगी। आइए, आप वेटिंग रूम में जो भी है उसको आप एडमिट करते जाइएगा। अब हम लोग इसके लिए ये एंजाइटी को समझते हैं कि एंजाइटी होता क्या है। मेरी आवाज क्लियर है ना? Yes, ma'am. हेलो, Yes, एम ma'am. आई Clear. ऑडिबल? Yes, ma'am. You're audible. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. You're audible. ओके ओके। तो आइए हम लोग अब ये एंजाइटी को समझते हैं कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और परसीव्ड थ्रेट्स, मींस कोई भी तनाव या अनुमानित खतरों के प्रति एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो नेचुरल रिस्पॉन्स चिंता एक मीन्स क्या, कि एक ये ऐसी भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि हम किसी खतरे का या कोई बहुत प्रेशर मतलब हमारे ऊपर पड़ रहा है, मतलब कोई टेंशन आ रहा है, उसका हम लोग सामना कर रहे हैं। तो जो एक आज के समय में हम लोग कह सकते हैं कि एक मानसिक स्वास्थ्य बहुत कॉमन समस्या ये हो गई है, जो कि किसी भी व्यक्ति को एकदम इजीली मतलब स्ट्रेस्ड में डाल सकती है, डरा हुआ महसूस करा सकती है। और इससे व्यक्ति को क्या होगा, कोई भी पर्सन को तनाव महसूस होगा, घबराहट महसूस करने लगेगा, उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, और जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस या चिंता में रहते हैं, और उस तरह का जब भी हम फील करते हैं, तो हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन वो रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी को खतरे का सामना करने के लिए या उससे बचने के लिए पहले ही अलर्ट कर देता है। तो फैक्ट अभी अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइटी लेवल्स को ट्रिगर करते हैं। तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स और सिचुएशंस, स्ट्रेसफुल इवेंट्स और सिचुएशन का मतलब है, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट मतलब ऐसे सिचुएशंस होंगे जो हमारा एंजाइटी लेवल को बढ़ा देंगे, जो आज के समय में कॉमन है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं इसे, कि जैसे नौकरी नौकरी का मतलब तनाव कितना ज्यादा होता है, जो लोग जो कि अभी नौकरी में हैं, जो नौकरी जिनकी नई नौकरियां हुई या जो पहले से भी कर रहे हैं,
नौकरी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको देखते हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है और भी टाइम लिमिटेशन होता है, मतलब आपके ऊपर दबाव बना रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स मतलब कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे एंजाइटी लेवल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। तो और इतना ही नहीं, जैसे हम लोग कोई नौकरी कर रहे हो या कोई भी अलग से कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें हमें नुकसान अगर हो गया, कोई किसी भी तरह का लॉस हो गया, फिनेंशियल प्रॉब्लम ही अगर हमें हो गया, जैसे हम बहुत कर्ज में डूब गए या हमारा कहीं बहुत किसी चीज का बिल बहुत ज्यादा मुझे भरना है, हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए हैं, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो इसमें क्या होगा, उस कंडीशन में भी हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ा रहेगा। और फिर इसे अगर हम लोग रिलेशन के थ्रू समझें तो भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, उसके बीच में मतभेद हो रहा है, उनका बन नहीं रहा है आपस में, और या फिर हम लोग फैमिली में ही कोई परिवार में बहुत सारे मेंबर्स सदस्य लोग हैं, उनके बीच में तनाव हो गया, या रिश्तेदार में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो उन लोग के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तनाव होगा, मतलब समस्याएं इतनी सारी होंगी जिससे नेचुरली है कि हमें ये सब से तनाव बढ़ेगा हमारा। तो ये सब सारे फैक्टर्स है जिससे हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता है। और अगर इसको हेल्थ प्रॉब्लम अगर से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, अगर हमें कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई हो, उसे सफर कर रहे हो तो भी हमारा एंजाइटी बढ़ेगा। अगर सपोज कि कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, प्राकृतिक आपदाएं मीन्स आप बाढ़ सोच सकते हो, भूकंप हो सकता है या कोई तूफान आएगा, तो आपको नेचुरली ये सब ऐसे मतलब सिचुएशंस हैं कि आपका उस टाइम में एंजाइटी लेवल है जो बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताऊंगी, एजुकेशन, आज के टाइम का जो एजुकेशन है ये तो नेचुरली हमारा हमारा ये एंजाइटी लेवल को बढ़ाता है, चाहे ये बच्चों में हो, बड़ों में हो, किसी पे भी, क्योंकि हमारा एजुकेशन का जो अभी सिस्टम है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों पे पड़ता है। उनको एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारा बनाना होता है, उसका भी टाइम लिमिटेशन होता है, सबका समय सीमा होता है कि आपका उसमें परफॉर्मेंस कैसा होगा, किस तरह का होगा। तो ये सारे ऐसे मतलब पहले पॉइंट्स के ये सब चीजें जो हमारे एंजाइटी लेवल्स को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, इस पास्ट का कोई भी घटना, कोई भी दर्दनाक कोई ऐसा घटना है जो मतलब अपने आप ये हमारे एंजाइटी लेवल को ट्रिगर कर देगा। जैसे पास्ट में कोई मतलब इतना उन्होंने इतना तनावपूर्ण या कोई दर्दनाक कोई घटना जिससे याद भी आ जाएगा ना तो एकदम चिंता होने लगी, डर हमारे अंदर घुस जाएगा। तो इस वजह से भी ये हो सकता है। अब ये देखिए, आर्मी और मिलिट्री फोर्स में भी जो व्यक्ति होते हैं उनको भी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का भी वो एक्सपीरियंस करते हैं। या मैंने अभी बताया कि घटना के बारे में भी। और सेक्सुअली जो बहुत ज्यादा एब्यूज होते हैं या सेक्सुअली हरासमेंट जिनके साथ हुआ होता है उनका एंजाइटी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर कहीं पर बहुत सारा आपने मैं कभी कहीं देखा होगा कि हिंसक अपराध जो बोलते हैं, जिनको हत्या हो रही है, किसी को किसी को मर्डर करते हुए किसी ने देखा, कहीं आग लगा हुआ है, कहीं लूटपाट, कहीं डकैती होते किसी ने क्या देख लिया हो, तो व्यक्ति का ऑटोमेटिक वो मतलब ये पास्ट का भी जो ये होता है ना पहले का, वो अपने आप वो फ्लैशबैक में चला जाएगा और ये उस समय उसका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। बहुत सारे चीजों में तो देखा गया मूड स्विंग्स भी होता है। बच्चों के केस में भी मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं और उनका नॉर्मल आएंगे कहेंगे मेरा एंजाइटी लेवल बढ़ गया, सडन वो ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, इतना फ्रिक्वेंट उनका मूड स्विंग होगा, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, एकदम एब्रप्टली वो उनका चेंज हो जाएगा माइंड, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का ही इच्छा नहीं हो रही है। तो क्यों उनका एंजाइटी लेवल उस टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिस्पोजिशन। जेनेटिक डिस्पोजिशन मीन्स होता है कि कुछ लोगों में ना एंजाइटी को डेवलप करने की मतलब उसमें संभावना जो होता है ना वो अधिक होती है, क्योंकि उनके परिवार में पहले से ही ऐसा मतलब बहुत सारे एंजाइटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स
पहले से ही होते हैं, तो ये इसको आप जेनेटिक डिस्पोजिशन भी कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एंजाइटी को डेवलप करने के लिए जीन ही एकमात्र कारण है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फैमिली हिस्ट्री का भी रोल हो सकता है, जीन का भी रोल हो सकता है। न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी मीन्स हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में भी बहुत सारी असमानताएं भी हो सकती है, तो ये भी हमारा जेनेटिक डिस्पोजिशन में आ जाएगा। फियर ऑफ अननोन फैक्टर्स मीन्स अज्ञात कारणों का डर, तो इसे हमें इसमें हमें लगेगा कि कोई घटना, हमें ऐसा लगेगा कोई भी घटना घटने वाली है या कोई अनहोनी होने वाली है। तो एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है कि आखिर होने क्या वाला है, बट ये हमेशा हमें लगा लगा रहेगा कि कुछ भी गलत होने वाला, कुछ बुरा होने वाला है, जो हमारे अंदर डर के रूप में बैठ जाएगा, जिससे हम खुद को बिल्कुल असुरक्षित महसूस करेंगे, सेफ महसूस नहीं करेंगे। हमारा माइंड, कहते हैं ना कि काल्पनिक खतरों के, वो मतलब कोई मतलब इमेजिनरी जो हमारा डर अंदर में आ जाएगा, कोई घटना, वो डर हमारे अंदर बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन और सिचुएशन, तो मेडिकल कंडीशन सिचुएशन में ये हम बोल सकते हैं जैसे कोई बहुत गंभीर बीमारी किसी को हो गई हो, जैसे कैंसर हो गया किसी को, हार्ट डिजीज हो गई हो, डायबिटीज हो गया हो, तो उस स्टेज में भी हमारा एंजाइटी बढ़ जाता है। या किसी को बहुत गहरी चोट लग गई हो, फिजिकल वो इंज्योर्ड हो गया हो, जैसे भी क्या बोलते हैं, विकलांगता, विकलांग हो गया हो, हैंडीकैप जो बोलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस कंडीशन में भी हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। किसी ने सर्जरी करवाया है तो वो तो उस चीज से सफर कर चुका है, तो उस लेवल, उस कंडीशन में भी हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। जिन फिर एक मेडिकल कंडीशन में आता है इंसोमिया, नींद नहीं आना, उस कंडीशन में भी आए होगा। और जब हाँ बीपी रेज होगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, मैंने अभी भी बताया कि उसमें भी होगा। ये सब मेडिकल कंडीशंस में आते हैं। हार्ट प्रॉब्लम जो भी होगा, फिर हार्ट प्रॉब्लम्स में आप टैकीकार्डिया ले सकते हो, ब्रैडीकार्डिया ले सकते हो। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, इसमें भी हमारा ये सारे मेडिकल कंडीशंस है। और एक ये मेडिकल कंडीशन में आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप बड़े बुजुर्गों कि काफी लंबे टाइम तक आप उनका देख रेख कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उससे होता क्या है कि उससे भी हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप काफी दिन से उस चीज से जूझ रहे हो। और फिर मेडिकल कंडीशन ये भी आ सकता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान भी एंजाइटी हमारा बढ़ जाता है, पार्चुरेशन के टाइम भी हमारा एंजाइटी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इसका कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन सिम्टम्स एंड अगर हमारे में ये होता है तो क्या क्या हो सकते हैं। तो रेसिंग थाउट्स से मीन्स हमारा माइंड में बहुत सारे थाउट्स चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे किसी चीज को लेकर। और हमारा हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएगा, जो यूजुअली नॉर्मल जो होता है उससे हमेशा वो तेज ही रहेगा। बहुत स्वेटिंग होने लगेगी, जो कि यूजुअली अभी मान लीजिए सपोज दैट कि अभी हमारा विंटर विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर में तो स्वेटिंग होना, पर्सपायरेशन होना ये कॉमन नहीं है। लेकिन हम जब एंजाइटी स्टेट में होते हैं, बहुत ज्यादा हमारा लेवल ये हाई होता है, तो हमें बहुत पसीना आ जाएगा। हमारे ये पूरे बॉडी में, हैंड में, पूरे बॉडी हमारा शेक करने लगेगा, कंपने लगेगा, कंपन होने लगेगी, नर्वस, जो हमारे नर्वस फील करेंगे हम लोग, जो रेस्टलेस वो दिखेगा हमारे बॉडी में, वो रेस्टलेस दिखेगा। इसको हम लोग और भी ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, पसीना आ जाएगा, हमारे बॉडी में कपकपी जो मैंने भी बताया, कोई भी चिंता या आशंका की भावना हो जाएगी, हमारे बहुत एक्सेसिव वरीनेस हो जाएगा, हमारा ये इरिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, थकान होने लगेगी, हमारा कंसंट्रेशन भी वीक हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमारा एंजाइटी लेवल को ट्रिगर करता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि रेस्टलेसनेस बढ़ेगा, एक्सेसिव वरीनेस होगा, फैटिग होगी, थकान होगी, कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा,
फिजिकल सिम्टम्स में चेंजेज आने लगेंगे, तो हमारा हार्ट बीट, मसल्स में हमारे टेंडरनेस आ जाएगा। मैंने अभी ये सब के बारे में अभी चर्चा लिया कि हमारे ये कंसंट्रेशन भी वीक हो जाएगी। तो ये सब हमारे सिम्टम्स हैं जो कि एंजाइटी लेवल्स में दिखेंगे। व्हाई एड्रेस एंजाइटी, तो इसे हम लोग देखें कि हम लोग एंजाइटी कब कैसे एड्रेस करेंगे। तो परसिस्टेंट एंजाइटी कैन अफेक्ट ओवरऑल वेलबीइंग। लगातार किसी बात को सोचते रहना ये हमारे ऑल ओवर पूरे बॉडी का हर चीज को अफेक्ट करता है। तो मैं स्क्रीन का, हाँ, ये हमारे पूरे हमारे इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप एंड प्रोडक्टिविटी। मैंने बताया कि ये हमारे सबके ऑल ओवर हमारे फिजिकल हेल्थ पे, हमारे रिलेशन पे, हम जो काम कर रहे हैं उस सब पे ये इफेक्ट डालता है। तो मैंने अभी इससे पहले भी आपको क्लियर ये बताया था कि चिंता एक अभी के टाइम में ये एक कॉमन आम गंभीर मानसिक बीमारी है, जो ऐसा समस्या है जो कोई भी व्यक्ति के पूरे हो गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। और हाँ, यदि एंजाइटी को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति के समग्र कल्याणी से सारा चीज को, वो फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप और जो काम करने की क्षमता पे, सब पे वो निगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, so importance of mental health affect the quality of our lives and our ability to contribute to relationship, work and society। तो अभी मैंने बताया कि हमारे ये सारे लाइफ को अफेक्टेड करती है, जो हमारे संबंधों को, काम को और समाज में योगदान करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जीवन की गुणवत्ता मीन्स क्या। कि अगर हम मेंटली हेल्दी होंगे तो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिएंगे। हम अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ हमारा रिलेशंस अच्छा होगा। हम फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। हम जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छे से, खुशी से, पूरे जोश और उत्साह से करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये ऐसा करने से हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये हम अच्छा महसूस करेंगे, खुद में, खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारा खुद का हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा खुद की नजर में खुद का सम्मान जो करना होता है, ऐसा ये सारे इम्पोर्टेंस हैं कि ऐसा होगा। नेक्स्ट, चैलेंजेस टू मेंटल हेल्थ इन टूडेज टाइम। तो आइए हम समझे आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये ऐसे दो चैलेंजेज हैं जो कि आज के समय में हर व्यक्ति फेस कर रहा है। अब इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि स्ट्रेस अकर्स एज ए रिस्पॉन्स टू अ रियल थ्रेट्स। मींस स्ट्रेस जो है मतलब वास्तविक रूप में किसी खतरे के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है। इट इज द बॉडली रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट्स। मतलब यह किसी भी मतलब सिचुएशन का, कोई भी खतरा हमारे बॉडी में आता है उस चीज का वो रिएक्शन होता है। गोज अवे वंस द थ्रेट्स हैज पास्ट, मींस है, और ये खतरा जब वो टल जाता है तो ये समाप्त भी हो जाता है। ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पोररी होता है। कैन हैव पॉजिटिव आउटकम्स लाइक मोटिवेशन, ये एक ऐसा प्रेरणा देता है जैसे सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ये दे सकता है। तो मैंने अभी बताया कि ये परमानेंट नहीं होता, ये शॉर्ट टाइम होता है, टेम्पोररी होता है। ये फिर मतलब वो आपका सिचुएशन निकल जाएगा तो आप फिर सही हो जाएंगे। अब इसको हम एंजाइटी को समझते हैं। एंजाइटी कैन अकर बिकॉज ऑफ नॉट वेरी पॉजिटिव, नॉट वेरी पॉसिबल थ्रेट्स। मीन्स ये एक मतलब ऐसी बहुत संभावना नहीं होने वाले खतरों के कारण भी हो सकता है। इट इज अ फीलिंग डिपिक्टिंग योर रिएक्शन टू स्ट्रेस। मीन्स ये एक ऐसी भावना है जो हमारे स्ट्रेस के प्रति आपके रिएक्शंस को दर्शाती है। कंटिन्यूड इवन आफ्टर द थ्रेट्स हैज पास्ट, मतलब ये
लेकिन मैंने अभी बताया कि ये खतरा टल जाने के बाद भी ये बना रहता है। मीन्स ये दोनों का स्ट्रेस और एंजाइटी का डिफरेंस यही है कि स्ट्रेस आपका टेम्पोररी होता है, बट एंजाइटी में ऐसा नहीं होता है। ये मतलब वो सिचुएशन से आप निकल भी जाएंगे ना तो भी आपका एंजाइटी लेवल वैसे ही रहेगा। हैज नेगेटिव आउटकम्स एंड कॉम्प्लिकेट्स लाइफ। मीन्स इसका निगेटिव रिस्पॉन्स भी होगा और ये आपके लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी करेगा। नेक्स्ट, डिप्रेशन एंड लॉनलीनेस। तो डिप्रेशन एंड लॉनलीनेस आर आल्सो सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस टुडे। तो अवसाद और अकेलापन जो है ये भी एक आज के टाइम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आइए हम लोग थोड़ा अवसाद को, डिप्रेशन को समझें और लॉनलीनेस को समझें। तो डिप्रेशन से मतलब ऐसा है कि डिप्रेशन को कहते हैं ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति उदास से और चिंता और उसके अंदर असहाय की भावना होती है। और यह समस्या इतनी गंभीर हो सकती है जो जिससे उसका डेली रूटीन जो होता है, जो भी उसकी एक्टिविटीज होती है और उसका जो भी रिलेशन जिनके से भी होता है उन सब पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक डिप्रेशन के पेशेंट के बारे में बता रही हूँ। एक लेडी थी 30+ एज का। मैंने उनको डिप्रेशन में मतलब ऐसे सिचुएशन में देखा जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि वो उसका डेली रूटीन पूरा वो गड़बड़ा जाता है, उसके जो भी एक्टिविटीज होती है कुछ भी नहीं। मैंने उनको देखा बिल्कुल वो जो जिस कंडीशन में आप ऐसे बोलते, अगर आप लेमैन के भाषा में कहोगे तो आप कहोगे कि बिल्कुल वो मैड हो गई, पागल हो गई। वो ना नहाना, खाना, ड्रेसअप जो रह रही है, इतना गंदा माहौल बनाकर घर को गंदे करके रखना, रूम का ये खुद को एक रूम में पैक कर लेती थी, किसी से बात नहीं करना, इवन अपने हस्बैंड से, बच्चों से, एकदम अपने आप को फैमिली से वो इतना कट ऑफ कर दी थी। किसी 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहना, एक ही ड्रेस में रहना, पागल की तरह उसका ड्रेस का कंडीशन होना, मतलब ऐसा उसका ड्रेसअप देखना, किसी से ना बात, लेकिन कंटिन्यूअसली रोते रहना, एक एक टक से देख रही है, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा उनको, ऐसे सिचुएशन में देखा। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट बहुत टफ होता है, उसमें फैमिली का सपोर्ट होना और भी बहुत सारे जो मैं आगे चर्चा लूंगी वो सब का सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, लोनलीनेस। तो अकेलापन। अकेलापन ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो बिल्कुल समाज से अलग थलग हो गया, उसके पास कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी डिप्रेशन की तरह गंभीर हो सकता है, लेकिन ये स्टेज पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो और वो आपके मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आज के टाइम में देखते हैं सोशल मीडिया का इफेक्ट। इसका सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम में हम लोग सब लोग सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा अधिक से अधिक सब लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण में क्या होता है, इसके कारण लोगों में डिप्रेशन और लोनलीनेस होता है, अकेलापन, इसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया में हम करते क्या है, जो एक्चुअल रियल की बात है वो मैं आपसे आज शेयर करूँ। आप अगर 2-4 फोटो पोस्ट कर रहे हैं तो क्या आप जरूर 50 फोटो में से या जो भी 10-20 फोटो में से ही आप एक दोस्त जो आपको लगेगा बेस्ट है मैं वो उसे पोस्ट कर रही हूँ, तो आप क्या झूठा दिखावा कर रहे हैं। जो मीन्स कहते हैं रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस है। तो ऐसे आप जो लोग देखते हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको ही आपका रियल लाइफ समझते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, असंतुष्टता की भावना पैदा हो जाती है। जो आप रियल में होते हैं वास्तविकता में वो जल्दी पोस्ट नहीं करते हैं। रियलिटी यही है कि आप अपने आप को बढ़ चढ़ कर आप सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल आप अभी मैंने बताया नौकरी का। नौकरी का जो दबाव है जो आज के समय में बहुत ज्यादा अधिक हो गया है, लोगों को अपने काम के कारण इतना ज्यादा स्ट्रेस तनाव का सामना करना पड़ रहा है जिससे भी उनमें डिप्रेशन और या अकेलापन की का भाव आ जाता है बहुत ज्यादा। या फिर फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी ऐसे होते हैं जिस ये भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, कारण हो सकता है। परिवार के बीच में जो संबंध होता है वो अच्छे नहीं है,
आप कटे कटे रह रहे हो, या इकोनॉमिकल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो ये सब प्रॉब्लम्स को मतलब का कारण बन सकती है। नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू फॉर मेंटल हेल्थ? तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले सेल्फ केयर, प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर इज एसेंशियल फॉर मेंटल हेल्थ। तो सेल्फ केयर के बारे में सबको पता है कि हम लोग अगर सेल्फ केयर करेंगे, खुद का देखभाल करेंगे, तभी हम लोग मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। अब सेल्फ केयर में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी, जब तक मेरा मानना है कि जब तक आप अपना खुद का केयर नहीं कर सकते हो, खुद का केयर करोगे तभी आप दूसरों का केयर करोगे। यहाँ पर खुद का केयर करना का सेंस हमारे जैसे कहते हैं ना कि किसी पेड़ की जड़ें जब मजबूत होंगी तभी ना उसके पत्ते, पौधे, तना हरा भरा रहेगा, वो फ्रूट देगा, इस फ्रूटफुल भी होगा। तो यहाँ ये एग्जांपल देने का मतलब है कि हमारी सोच, जो हमारे ये मतलब हमारे होम्योपैथ में रूट काउज ऑफ द डिजीज बोला जाता है कि कोई भी अगर पेशेंट आता है, उसका एक्चुअल जो भी वो सिम्टम्स लेकर आता है, जो भी बीमारी लेकर आता है, उसका रूट काउज क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसको जानेंगे कैसे? उसके माइंड में, उसको उसकी सोच कैसी है, वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। अगर वो खुद के बारे में अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसपे उसके मेंटल स्टेट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो कि हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे वो दिखेगा, चेंजेस होगा। हमारे हनुमान सर ने भी कहा है कि द एक्चुअल डिजीज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन आवर माइंड। मीन्स कि वो बोलते हैं ना, तो एक मैंने सुना भी था, तन रोगी मन रोगी तन क्या करे। मीन्स यही कि मैंने किसी सीनियर सर का ही सुना हुआ है कि हमारा शरीर बीमार नहीं होता, हमारा मन बीमार होता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर सेल्फ केयर का जरूरत है। अगर हम खुद का केयर करेंगे तभी दूसरों का, अगर मीन्स हम हेल्दी खुद रहेंगे तब तो हम दूसरे अपने फैमिली में सब को हेल्दी रखेंगे। तो इस अगर इसके लिए हमें इतना ही नहीं, सपोर्ट, हमें सिस्टम का भी सपोर्ट चाहिए, फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स का भी। अगर हम मेंटली किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से को सफर कर रहे हो, तो सबका सपोर्ट लेकर ही हमें इसको ठीक कर सकते हैं। और हम साथ साथ अगर ज्यादा हम लोग इसको फेस कर रहे हैं तो हमें प्रोफेशनल का जरूर हेल्प लेना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन। लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन मीन्स हो गया जीवन शैली में बदलाव। तो हम ऐसा क्या करें अपने लाइफ को, मतलब अपने लाइफ रूटीन को क्या चेंजेस लाएं जिससे हमारा मेंटल हेल्थ सही रहेगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन का लेना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन हम जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपर हो, न्यूट्रिशन से भरपूर हो। तो ये कैसे होगा? हम हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट में ग्रीन वेजीज आप ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हो, जो भी खाना खा रहे हो फ्रेश खाओ, जो पूरी तरह से न्यूट्रिशन से भरपूर हो और बैलेंस डाइट हो। यानी कि बहुत ज्यादा खा रहे हो, बहुत कम खा रहे हो, हर एक चीज को बैलेंस बनाकर खाना है। तो बैलेंस मील्स टू सपोर्ट मेंटल हेल्थ। तो मतलब हम ये मतलब स्वस्थ अगर खाना खाएंगे ना, तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जो है ना वो भी स्वस्थ रहेगा, उसमें हमारे सुधार आएगा। और साथ ही साथ हमें कोई भी अवॉइड स्टिमुलेंट्स जो होते हैं, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो कि उत्तेजक का काम करता है, उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। फिर चाहे वो कॉफी हो, चाय हो, कैफीन होता है, कॉफी में वैसे भी कैफीन होता है, नशा जो करता है, अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ये सारे क्या स्टिमुलेंट्स हैं जो वो हमारे मेंटल स्टेट को और ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे, इस और बढ़ा देंगे, बिगाड़ देंगे। तो इन सब चीजों का हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव शुगर भी बोलते हैं कि ये भी मतलब हेल्दी नहीं होता है, ये भी हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक ही होता है। तो सब कुछ प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी टू रिलीज इंडोर्फिन्स एंड रिड्यूस हार्मोन। तो हम लोग ये सबसे पहले जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से क्या होगा। एक्सरसाइज तो हम करने से हम लोग फिजिकली या मेंटली दोनों हेल्दी होते हैं। और
रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एक केमिकल का सिक्रेशन होता है जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। और ये जो हमारा इंडोर्फिन्स जो ये हार्मोन होता है, इसको हम लोग फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं, मीन्स अच्छा फील करेंगे। वैसे आप भी अपना देखते होंगे कि जब आप रेगुलर रोज सुबह उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप को कैसा फील करते हो? फ्रेश फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। इससे अच्छा वो फील गुड हार्मोन जो कहते हैं क्यों होता है? ड्यू टू इंडोर्फिन्स हार्मोन्स। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं, मीन्स गहरी सांस लेते हैं, तो ये हमारे माइंड को एकदम बिल्कुल कूल काम रखता है, मीन्स शांत रखता है। हाँ, तो ध्यान, अपने ध्यान को एकदम एकाग्रचित करके हम लोग कुछ देर टाइम मतलब स्पेंड करते हैं ये मेडिटेशन के थ्रू, तो इससे हमारा मन भी विचलित नहीं होगा और हम किसी भी काम को कंसंट्रेट करके कर सकते हैं। और इतना इससे हमारा मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होगा। आज देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े शहर में मेडिटेशन सेंटर्स भी खुल रहे हैं, तो इसके फायदे हैं तभी तो खुल रहे हैं। तो आप खुद अगर आप फैसिलिटी है तो आप जा सकते हैं, और नहीं तो आप बिल्कुल इजीली आप अपने घर में छत पे या जहां भी रह रहे हो वहां पर आपको मेडिटेशन और योगा जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा दिल दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। नेक्स्ट, adequate sleep. Restless sleep to recharge and manage anxiety better. मीन्स हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमें पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद लेने से क्या होता है? हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा। हम लोग देखते हैं कि अगर जब हम लोग ढंग से सोते नहीं है तो क्या होता है? हमारे अंदर बहुत सारी इरिटेबिलिटी आती है, पता नहीं हेडेक होने लगेगा। मैं खुद से ये फील किया कि जब नींद मेरी पर्याप्त नहीं रहेगी, प्रॉपर मैं ढंग से सोऊंगी नहीं, तो ना तो मेरा मॉर्निंग गुड होगा, अपने आप कुछ नॉर्मल आपका डे है बट आपके अंदर इरिटेबिलिटी आती जाएगी, मतलब चिड़चिड़ापन होगा, कुछ काम सही ढंग से आप नहीं कर पाओगे। मतलब जो नॉर्मल जो आपका काम होता है वो सबको आप अफेक्टेड कर देगा। आप टायर्डनेस फील करोगे जबकि आप उतना काम नहीं भी किए रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर नींद नहीं लिया है। तो इसीलिए आपको नींद का, पर्याप्त नींद का लेना बहुत जरूरी है मेंटली हेल्दी रहने के लिए। व्हेन टू सीक हेल्प पर अब हम लोग समझते हैं कि कब हमें मदद लेनी चाहिए। जब जब भी कभी आप मेंटली सफर कर रहे हो, फिर चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, और लगातार आप किसी चीज को, कोई सिम्टम्स बार बार आपको प्रोड्यूस हो रहा है, काफी लंबे टाइम से आप उसको सफर कर रहे हो, और आपका जिससे डेली का जो भी रूटीन हो, डेली का जो वर्क हो वो अफेक्टेड हो रहा हो, तो आपको जरूर से होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं कि आप घर में ही सोच रहो और आप सोचते रहो कि ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए किसी भी प्रोफेशनल का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग इसको होम्योपैथिक व्यू से मेंटल हेल्थ और एंजाइटी को समझते हैं कि मेंटल हेल्थ और एंजाइटी को में होता क्या। जब हम इमोशनल, मेंटली हम लोग जब अनहेल्दी होते हैं तो क्या होता है? इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा। होम्योपैथी में हम लोग जैसे ही देखते हैं कि होम्योपैथी व्यूज एंजाइटी एज एन इमोशनल डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द बॉडी, दैट अफेक्ट द माइंड एंड बॉडी। इस जैसे ही हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ेगा तो हमारा मेंटल इमोशनल होगा। वो कैसे दिखेगा? सिम्टम्स में दिखेंगे। हमारा गुस्सा में वो बाहर आएगा, या सैडनेस में आएगा, रोना में आएगा, खुशी में आएगा, एक्सप्रेशन हमारे वो चेंज हो जाएंगे, जिससे हमारा वो मेंटल स्टेट को बिल्कुल वो डिस्टर्ब कर देगा। तो उसके बाद होगा क्या कि हमारा वाइटल फोर्स उससे इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि हमारा वाइटल फोर्स जो हमारे होल बॉडी को मतलब वो चलाता है, तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। वाइटल फोर्स जैसे इम्बैलेंस होगा हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे, वो बहुत सारे सिम्टम्स में प्रोड्यूस होंगे, जो वो हम लोग जिससे हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या आज के लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी वो डिजीज है,
तो डिजीज का हम लोग होम्योपैथ में कैसे ट्रीटमेंट उसका देते हैं, सिम्टम्स के आधार पे, कोई डिजीज के आधार पे देते नहीं है। तो होम्योपैथ में इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन मीन से जो किसी भी जो भी सिम्टम्स पे उसका फिर मेंटल देखते हैं, फिजिकल देखते हैं, जनरल देखते हैं, टोटल होल बॉडी के पर्सनालिटी पे जो सिम्टम्स आता है वो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे एक मेडिसिन देते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा ऑर्गेनन को भी थोड़ा इसको समझते हैं कि ऑर्गेनन में अकॉर्डिंग 3 में हैंडमैन सर ने क्या लिखा है कि ये जो यहाँ पर परसीव वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है। तो हम अपने ये देखते हैं, कोई भी पेशेंट आता है हम लोग वो अपना कंप्लेंट्स बताता है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वो क्या कैसे बोल रहा है, क्या हम परसीव कर रहे हैं, वो जो भी कंप्लेन बोल रहा हो। यहाँ पर एक बात मैं और भी कहूँ कि आज हमारा होम्योपैथ में ये सब बोलते हैं कि कोई डिजीज को लेकर मेरे पास तो क्लिनिक में आया, मैंने कौन सा मेडिसिन दिया, अदर डॉक्टर्स के पास वो गए, उसने क्या दिया, वो अपने परसीविंग पावर पे वो उसने मेडिसिन का सिलेक्शन किया, मैं अपने परसीविंग पावर पे मेडिसिन का सिलेक्शन कर रही हूँ। तो ये परसीव वर्ड जो है, ये परसीव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू परसीव, द मेन important things is that what you perceive in the patient. तो हमारे ऑर्गेनन में भी if the physician clearly perceive what is to be cured in disease, that is to say in every individual case of disease, means जो हर केस में डिजीज में है क्या वो क्योर होने वाला चीज है उसको हम लोग कैसे परसीव करते हैं। तो इसके लिए हमें नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए, मीन्स हमें कोई भी डिजीज के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। फिर उस जानकारी जो डिजीज के बारे में जानते हैं तो फिर हम लोग मेडिसिन के बारे में हमें प्रॉपर मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है उस मेडिसिन में, और उसको हम लोग जब मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो हम कौन सा रेमेडी जो होता है चॉइस, हम लोग कौन सी मेडिसिन देते हैं उसका भी हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और प्रॉपर डोज क्या क्या मैंने अभी बताया इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू। तो इंडिविजुअलाइजेशन थ्रू अगर आपने मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर दिया तो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका क्या स्टेट है, चाहे वो फिजिकल हो मेंटल हो किस लेवल पे है, तो उसमें कौन सा प्रॉपर डोज हम देते हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और देने के बाद अगर वो क्योर नहीं हो रहा है तो या फिर कब मेडिसिन को हम लोग रिपीट करते हैं उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और अगर मैंने दिया वो ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हो रहा है वो कंप्लेंट्स बार बार लेकर आ रहा है तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा चीज है जो हमने मेडिसिन परफेक्ट निकाला है, सिलेक्शन हमारा सही है। तो ऑब्स्टैकल टू क्योर क्या है जो हमारा क्योर को रोक रहा है। तो इस चीज का ये मतलब एक ट्रू प्रैक्टिशनर का जो ये हीलिंग आर्ट है ना, ये सब ट्रू प्रैक्टिशनर में ये चीज वो आर्ट होनी चाहिए कि हम कैसे किसी केस को परसीव करते हैं। तो परसीव ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इसको मैंने यहाँ इंटरप्रिटेशन बोला है, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी भी बात या कोई घटना या पेशेंट जो भी बात बोल रहा हो, अपने कंप्लेंट्स जैसे बता रहा हो, जिस तरह से भी बता रहा हो, उस बात को आप कैसे समझते हैं, उसका अर्थ क्या आप निकालते हैं, उसको मतलब उसका अर्थ निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मतलब आप कैसे उस चीज को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, यही मैंने अभी लास्ट स्लाइड में परसीव में बताया कि व्हाट यू परसीव इन द पेशेंट कंप्लेन, या पेशेंट आप उसके जेस्चर को आप देख सकते हैं, पेशेंट क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है, या उसके साथ अटेंडेंट के साथ वो है अटेंडेंट आपको क्या बता रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो ये आप ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम किसी जानकारी को अपने अनुभव अपने ज्ञान हमारा उसका मूल्य के आधार पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है इंटरप्रिटेशन। तो मैं तो ये बोलूंगी कि हर प्रैक्टिशनर को में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को कैसे इंटरप्रिटेट करते हो। हमारा टोटली मेडिसिन का सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है। तो आइए अब हम कुछ रूब्रिक्स को समझते हैं कि माइंड से रिलेटेड है। हम लोग परसीव करते हैं तो कैसे तो परसीविंग रूब्रिक्स ऑफ द माइंड, मतलब हम लोग किसी भी माइंड अगर किसी के
मेंटल स्टेट को समझते हैं। तो अभी क्योंकि मैं मेंटल डिजीज के बारे में चर्चा कर रही हूँ, मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इसलिए मैंने माइंड के ही से रिलेटेड ही रूब्रिक्स का भी सिलेक्शन किया है। तो यहाँ मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। फर्स्ट रूब्रिक, जैसा हम लोग जानते हैं कि अबंडेंट हमारा फर्स्ट रूब्रिक्स भी है, तो मैं वहीं से मैंने स्टार्ट किया। अबंडेंट मीन्स हैविंग गिविंग अप, मतलब छोड़ा हुआ महसूस करना। इसके क्रॉस रेफरेंसेस भी हैं। डेल्यूजन अफेक्शंस ऑफ फ्रेंड ही हैज लॉस्ट, उसे भ्रम होता है, रियल नहीं होता है, डेल्यूजन होता है कि उसका वो सब कुछ, उसके फ्रेंड्स जो भी हैं वो खो गए हैं या उन्होंने उनको छोड़ दिया है, वो अलोन फील कर रहे हैं। डेल्यूजन अलोन फील, डेल्यूजन नेग्लेक्टेड ही इज, फॉर सेकंड फीलिंग। फॉर सेकंड फीलिंग आपके ओल्ड एज में मोस्टली ये ओल्ड पर्सन को होता है। वो घर में उनको लगेगा कि मेरे बेटा बहू है या कोई भी मेरा प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, उनके अंदर ऐसा एक्चुअल होता नहीं है, वो डेल्यूजन उनके मन में होता है। तो मैंने बताया कि बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस है। जब भी पेशेंट अगर कुछ बोलेगा तो आपको समझना है आप क्या परसीव कर रहे हो और उसको कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हो। टोटल ऑर्गेनल और मेडिसिन का ये जो होता है हमारा ये रिपर्टाइजेशन, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या परसीव करके, कैसे इंटरप्रिटेट करके आप कैसे कौन सा रूब्रिक्स का सिलेक्शन किए हो, और उसके बाद हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन होगा। तो ये किस किस कंडीशन में आती है, मैंने क्रॉस रेफरेंस, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, मतलब आप एकदम बिल्कुल असहाय महसूस करते हो। तो ये किस किस कंडीशन एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस एंड सिजोफ्रेनिया। इसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, ऑरम, सोरिनम, पल्सर, पल्सटीला, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लैकेसिस, मर्क, नेट्राम्यूर, स्ट्रामोनियम। नेक्स्ट रूब्रिक, एबोरेंस। एबोरेंस मीन्स क्या, टू रिजेक्ट वेहेमेंटली, एकदम सडन किसी चीज को सडन रिजेक्ट कर देना। तो इसका क्रॉस रेफरेंसेस भी आप देख लीजिए कि अवर्जन, डिस्गस्ट, हैट्रेड, बिल्कुल एकदम घृणा करना, मतलब इस तरह से ये मीनिंग। ये कब आएगा, ओसीडी के कंडीशन में आएगा, सिजोफ्रेनिया के, डिप्रेशन में, किस स्टेज पे ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे। सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी आएगा, पर्सनल डिसऑर्डर में भी ये आ जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे मेडिसिन है, हेलिबोरस है, फॉस्फोरस है, पल्सटीला है, सीपिया है। एब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब्ड का मीनिंग है इंग्रोस्ड, मीन्स डूबा हुआ, बिल्कुल किसी चीज में एकदम खोए हुए, डूबे हुए। तो उसका क्रॉस रेफरेंस आप देख सकते हैं। एब्सेंट माइंडेडनेस मीन्स बिल्कुल उसका माइंड एब्सेंट हो गया, मीन्स उसे कुछ पता ही नहीं होता, इतना किसी चीज में वो डूबा हुआ है। ब्रूडिंग, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ड्रीम्स एज इफ, जैसा लगा वो कोई अपनी अलग ही दुनिया में है, वो खोया हुआ है सपने में ही, एक अलग ही इंट्रोस्पेक्शन, सारी बात को अपने मन में ही रखना। थाउट्स, कोई लगातार आपके मन में थाउट्स आ रहे हैं अलग अलग तरह के, वो लगातार परसिस्ट, थाउटफुल परसिस्टेंट है। ये सारे सब रूब्रिक्स है, सब रूब्रिक्स है इसके, कि आप अब ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूब्रिक्स कैसे, क्या कैसे आप उसको लेते हैं, और ये किस किस कंडीशन में ये भी ये सब रूब्रिक्स आते हैं। डिप्रेसिव इलनेस में, ऑर्गेनिक मेटल मेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं ये। इसमें कुछ ड्रग्स भी है, अर्निका, हेलिबोरस है, मेजेरियम है, नेट्राम्यूर है, नक्स मॉस्टाटा है, नक्स वोमिका है, सल्फर है। एब्रप्ट, नेक्स्ट एब्रप्ट मीनिंग अनएक्सपेक्टली सडन, मीन्स बोलते अचानक से, मतलब सडन कुछ भी हो गया, सडन कर दिया। अब्रप्ट, अचानक से कुछ भी ये हो गया। तो इसका क्रॉस रेफरेंस में भी आप देखेंगे आंसर, कुछ आप क्वेश्चन करेंगे तो एकदम रफली आंसर करेगा, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आंसर है, तो ये सारे आपको सिम्टम्स में आपको उसके दिखेंगे। हर्सनेसनेस, इम्पोलाइट टॉक, इनडिस्पोजिशन टू, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा। तो ये सारे मैंने तो अपने प्रैक्टिस में इस तरह के सिम्टम्स बहुत सारे देखे हैं। तो आप इस रूब्रिक्स को कैसे, किस कंडीशन में आप कैसे आप ले सकते हो, ये आर्ट आप में होनी चाहिए। तो ये किस किस डिजीज में आते हैं, तो सिजोफ्रेनिया में भी आ सकते हैं, न्यूरोसिस में भी आ सकते हैं, कंडक्टिव डेवलपमेंट में भी आ सकते हैं, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ ड्रग्स हैं, कैलकेरिया, नेट्राम्यूर, प्लेटिना, पल्साटिला, टेरेंटुला, ये सारे मेडिसिन हैं जो कि इसमें इस रूब्रिक्स को ये कवर करते हैं।
एगोनी, दर्द, इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी। ये हमारे माइंड में मतलब कि आपको फिजिकली आपको वो सही लगेगा कभी कभी, लेकिन वो किसी को आपको कराहते देखा वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा करा रहा है, इतना दुख में, इतना उदास अंदर अंदर, वो ये सारे मेंटल सिम्टम्स हैं। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत दर्द में वो रहेगा, वो बताएगा, खुद से बताएगा। एंग्विश, एंजाइटी, इसका क्रॉस रेफरेंसेस आप देखेंगे तो इस चीज को आप क्लियरली समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से परसीव कर पाएंगे, समझेंगे आप उसको। इसमें अलग अलग से इस रूबिक्स का भी मीनिंग समझ सकते हैं। बहुत उदास रहेंगे, सैडनेस रहेगा, तो इसको बोलते हैं बहुत ही वेरी सिमिलर टू इंग्लिश। इंग्लिश भी एक रूब्रिक्स है जो उससे बहुत मिलता जुलता है। इसमें भी मेंटल और फिजिकल पेन होगा, साथ साथ बहुत सारे और भी कंप्लेंट्स अदर्स होंगे जो कि डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर में, शिजोफ्रेनिया में, सब में आते हैं। तो इसमें कॉमन मेडिसिन एकोनाइट है, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, लाइकोपोडियम, प्लेटिना। आप ये सारे सिम्टम्स आपको उसमें दिखेंगे। तो ऐसे किसी मैंने इसमें और भी कुछ एक रूब्रिक्स का मैंने पूरा बनाया नहीं स्लाइड था, मैं कुछ और रूब्रिक्स की और चर्चा कर रही हूँ। ये पर्टिनेसिटी, पर्टिनेसिटी मीन्स क्या होता है? पर्टिनेसिटी मीन्स जिद या दृढ़ता, जिसका अर्थ है किसी भी चीज पर अड़े रहने का गुण, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कठिनाइयों या कोई विरोध का हमें सामना करना पड़े। पर्टिनेस मीन्स एक प्रकार का दृढ़ निश्चय जो बोलते हैं, वो है उसके मन में पर्टिनेसिटी। तो आप ये कभी देखेंगे, उसका पूछेंगे किसी पेशेंट से, उसके बोल चाल से पता चल जाएगा कि अगर वो काफी कैरियर ओरिएंटेड होगा, वो बहुत उसका मतलब वो बोलते हैं कि एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस टाइप का होगा, तो कहते भी है कि परसुइंग ए डिफिकल्ट कैरियर रिक्वायर्स पर्टिनेसिटी। मीन्स एक दृढ़ कैरियर के लिए पर्टिनेसिटी का होना बहुत आवश्यक है। तो ये मीनिंग मेंटल रूब्रिक्स हैं, ये इनको हमें समझना पड़ेगा। आइए अब हम लोग कॉमन होम्योपैथिक रेमेडीज को समझे, मेडिसिन को समझे कि एंजाइटी में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। एकोनाइट जो कि बहुत कॉमन है फॉर सडन एंजाइटी विद पैनिक अटैक्स। इसमें हमारे जो सडन हमारा एंजाइटी आएगा, लेवल होगा, तो तुरंत पैनिक अटैक्स आएंगे, जैसे इंटेंस फियर होगा, रेस्टलेस होगा, तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि हम एकोनाइट यूज करते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम फॉर एंटीसिपेटरी एंजाइटी मीन्स लगेगा फिर तो हमें डर हमारे अंदर आ जाएगा, फियर ऑफ फेल्योर, कोई एग्जाम देने से पहले, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के बीच में बोलने से पहले हमें एंजाइटी होगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम के और भी सारे सिम्टम्स है, डाइजेस्टिव अपसेट हो जाएंगे, ट्रेमर्स होगा, इम्पेशेंस होगी, इम्पल्सिव होगा पेशेंट, काफी नर्वसनेस होगा। तो ये कब होता है? ये सारा मेंटल सिम्टम्स ही है। इस सब कंडीशन में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। जेल्सिनियम, तो जेल्सिनियम जो मेडिसिन है, जेल्सिनियम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एंजाइटी में के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। वीकनेस हो, ट्रेम्बलिंग हो, फैटिग हो, इमोशनल एग्जॉशन होता है, तो उसमें भी जेल्सिनियम बहुत अच्छा वर्क करती है। काली फॉस, काली फॉस भी हम लोग जानते हैं कि जो कि काली फॉस स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा ये वर्क करती है, स्ट्रेस को ये घटाती है। काली फॉस में क्या होता है? एग्जॉशन, थकान, नर्वसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, इमोशनल सेंसिटिविटी होती है। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फॉर एंजाइटी अबाउट हेल्थ और सिक्योरिटी, तो हमें इसमें डर लगा रहता है, अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ बीइंग अलोन, पैसिफ्लोरा फॉर एंजाइटी विथ रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया एंड नर्वस टेंशन। साथ ही इसके साथ में हम लोग एक ऐसा, मैंने इसमें नहीं डाला है, हम लोग अश्वगंधा भी यूज कर सकते हैं, जो कि अश्वगंधा के बारे में हम लोग कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मेंटल रेमेडी है फॉर एंजाइटी के लिए। ये बहुत अच्छा हमारा स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, और ये अश्वगंधा को हम लोग इंसोम्निया में भी यूज करते हैं।
और ब्रह्मी जो होता है, ब्रह्मी वो भी हमारा एंजाइटी लेवल में, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में आता है, ये भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है। हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो एक मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी, जो रूब्रिक्स के बारे में मैंने यहाँ पर कमी में रूब्रिक्स के बारे में चर्चा ली थी। यहाँ पर कुछ एक अभी हमारे पास टाइम है, आई थिंक कितना टाइम बचे हैं, मोस्टली हमारा टाइम खत्म ही ऑलमोस्ट होने वाला है, 2 मिनट्स है। डोमिनेशन बाय अदर्स मीन्स बाय अदर्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स फॉर मीन्स, इसमें कुछ दूसरे लोग हमारे ऊपर बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं, तो इसमें कुछ कॉमन मेडिसिन है, एनाकार्डियम, कार्सिनोसिन, लाइकोपोडियम, स्टेफिस्केरिया, ये सब मेडिसिन हमारे अंदर आते हैं। माइंड में इनडिफरेंट होते हैं, ये सभी मेडिसिन है, रूब्रिक्स हैं जो कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि मेंटल हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए, वाइफ के लिए बहुत वाइटल है आज के टाइम में। तो हमें अब सेल्फ केयर पे फोकस करना चाहिए, हमारे सिस्टम को भी सपोर्ट करना चाहिए, और जब हम मेंटली अनहेल्दी होते हैं तो ऑफकोर्स हमें किसी प्रोफेशनल के पास जाकर हेल्प लेनी चाहिए। तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर प्रवेश ने बोला कि आदान प्रदान का उनको कुछ समय भी चाहिए था, तो अभी हमारे पास 1 मिनट है, तो अगर उनके पास कुछ सवाल है तो वो कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समय हो गया, तो अब थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो अब मैं हैंड ओवर कर देती हूँ डॉक्टर धनेश को। सर, ओवर टू यू। Thank, thank you. Yes. Just check again. Madam, please. Hello. यस सर, हेलो। Uh, uh, can you hear me? Yes. Yes. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1608th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, yes, Huang Biling from Brazil. And let us begin the session with 1 minute silent prayer. Please wait, please wait. I shall speak in from my phone. Please wait.
As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathy lovers, students, and doctors, and we have 3 sessions every day. The first session of the day is already over in Hindi, and the second session is an international session which we began at 8:30 to 9:30, and from 9:30 to 10:30, we have a local language session in Malayalam. All these sessions are going in a good way, and we are uploading the videos of the same on the very next day itself so that you can uh, watch it again and again. And if you miss the videos, you can subscribe the same at YouTube without paying any money, and you can go ahead with the sharing the same without paying any money. And let me come to today's guest. As you know, the our guest of the day is a very important person from Brazil, and Dr. Huang Wilang has completed her study in medicine. It's from Brazil, and then she studied Chinese medicine, traditional Chinese medicine, as well as yoga and naturopathy. And then she is going with the studies. Then she completed uh, profession with homeopathy also. So she is a holistic person. She